हेलो साथियों, गुड क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के सर्वांग समता के बारे में। मतलब कि त्रिभुज सर्वांगसम कैसे होता है, सर्वांगसम होने के लिए क्या क्या जरूरी शर्तें होती है, किस प्रकार से सर्वांगसम होता है, सर्वांगसम होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप लोग के यहाँ नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। हमें आज पढ़ना है त्रिभुज की सर्वांग समता। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने त्रिभुज पढ़ लिया था। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। आज हम पढ़ेंगे सर्वांग सम। तो चलिए, सर्वांग सम। दो त्रिभुज सर्वांग सम क्यों होते हैं, कब होते हैं, उसमें कुछ कंडीशनें होती हैं। सर्वांग सम होने के लिए हमें दो त्रिभुजों की जरूरत होती है। मतलब कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज से सर्वांगसम होगा, या तो भुजा के आधार पर होगा, नहीं तो कोण के आधार पर होगा, नहीं तो कोण भुजा कोण के आधार पर होगा, नहीं तो भुजा भुजा के आधार पर होगा। तो कुछ ऐसी शर्तें होती हैं। चलिए, हम यहाँ पर दो त्रिभुज बना रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ। त्रिभुज को सर्वांगसम होने के लिए पहला नियम है, यह प्रथम नियम है। एक त्रिभुज की सभी भुजाएं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो वह त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होता है। जैसे यह भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो तो वह त्रिभुज सर्वांगसम होता है। हम लिख रहे हैं यहाँ पर, एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो तो वह त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, होते हैं। मतलब कह रहा है कि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं दूसरे त्रिभुज की सभी भुजाओं के बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वांगसम कहते हैं। जैसे ए बी डी ई के बराबर है, ए बी बराबर डी ई के। उसके बाद से बी सी बराबर ई एफ के। उसके बाद से ए सी बराबर डी एफ के। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो वह कोण सर्वांगसम होता है। किस नियम से, भुजा 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 के नियम से। भुजा 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 के नियम से क्या होता है, सर्वांगसम होता है। चलिए, अब हम दूसरा देख लेते हैं। इसमें दूसरा कह रहा है, हम यहाँ पर एक और त्रिभुज बना रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ। कह रहा है दूसरे में कि एक त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण, एक त्रिभुज की दो भुजा और एक
कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण के बराबर हो तो वह त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। जैसे यह भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर, और कोई एक कोण आपस में बराबर हो तो क्या होगा, वह सर्वांगसम होता है। जैसे एक त्रिभुज की यह भुजा इसके बराबर और यह भुजा इसके बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर, इस कोण के बराबर है तो वह त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होता है। जैसे एक त्रिभुज की एक कोण तथा दो भुजा दूसरे त्रिभुज के एक कोण तथा दोनों भुजा के बराबर हो तो वह त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम होते हैं। क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। मतलब कि एक त्रिभुज की, इस त्रिभुज की एक कोण और दो भुजाएं, इस त्रिभुज की एक कोण और दो भुजाएं इस त्रिभुज की एक कोण और दो भुजाओं के बराबर हो तो वह त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। समझ में आया? हमने इससे पहले वाला में पढ़ा था कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो वह कोण सर्वांगसम होता है। किस नियम से? तो भुजा के नियम से। दूसरा हमने पढ़ा कि एक त्रिभुज का एक कोण और दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की एक कोण और दो भुजाओं के बराबर है तो वह कोण आपस में सर्वांगसम होते हैं। किस नियम से? तो यह हो जाएगा भुजा कोण भुजा के नियम से यह क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। आगे चलिए हम तीसरे को लिखते हैं। सर्वांगसम होने के लिए तीसरा नियम लिखते हैं। इसमें इस त्रिभुज को छोड़ देते हैं, ठीक। तीसरा नंबर, यह एक त्रिभुज है। इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज के एक भुजा, एक त्रिभुज के एक भुजा और दो कोण, एक त्रिभुज के एक भुजा और दो कोण आपस में यदि बराबर हो तो वह त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। जैसे एक त्रिभुज के एक भुजा, मान लो कि यह भुजा और यह भुजा आपस में क्या है? बराबर है, तथा दो कोण, एक भुजा तथा दो कोण दूसरे त्रिभुज के एक भुजा तथा दो कोण के बराबर हो तो वह त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। जैसे एक भुजा हो गई, एक कोण हो गया, एक यह मान लीजिए कोण हो गया और एक यह कोण हो गया, यह कोण हो गया और यह कोण हो गया, बराबर है। क्लियर? तो यह त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। जैसे एक त्रिभुज की एक भुजा तथा दो कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के
के एक भुजा तथा दो कोण के बराबर हो तो वह त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। आपस में सर्वांगसम होते हैं। हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि एक त्रिभुज की एक भुजा तथा दो कोण, एक भुजा तथा दो कोण, क्लियर? दूसरे त्रिभुज की एक भुजा तथा दो कोणों के बराबर हो तो वह त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। किस नियम से? तो कोण भुजा कोण के नियम से। कोण भुजा कोण के नियम से यह क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। कोण भुजा कोण के नियम से यह त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। अगला हम देख ले रहे हैं। अगला यह चौथा नंबर, उसके लिए दूसरा चित्र बनाना पड़ेगा। उसके लिए चित्र बनेगा, यह समकोण त्रिभुज बनेगा। यह समकोण त्रिभुज है। ए बी सी डी ई एफ, यह हो जाएगा, यह 90 डिग्री का हो गया। यह दोनों में क्या हो गया? 90 डिग्री का। चौथा नियम क्या होता है? सर्वांगसम होने के लिए कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के एक विकर्ण तथा एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के एक विकर्ण तथा एक भुजा के बराबर हो तो वह त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज का मतलब कि यह हमें बराबर हो गया क्या? 90 डिग्री। यह भी 90 डिग्री हुआ, एक कोण मिल गया यानी समकोण त्रिभुज। कर्ण, यह कर्ण इसके बराबर हो जाएगा और इस दोनों भुजाओं में से एक भुजा, मान ली कि यह भुजा इसके बराबर हो गया। तो कह क्या रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का मतलब कि एक कोण 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा के बराबर हो तो वह त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। एक समकोण त्रिभुज की कर्ण तथा एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज की कर्ण तथा एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा भुजा के बराबर हो तो वह त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा भुजा के बराबर हो तो वह त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में सर्वांगसम होने के लिए 4 नियम में देखें। पहला नियम क्या होता था कि भुजा एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो वह त्रिभुज किस नियम से बराबर होता था?
भुजा 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 के माध्यम से। हम इसको मिटा कर लिख दे रहे हैं, या यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पहला भुजा भुजा भुजा। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो वह त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। दूसरा कह रहा है कोण भुजा कोण भुजा कोण, यानी एक त्रिभुज का एक भुजा तथा दो कोण दूसरे त्रिभुज के एक भुजा तथा दो कोणों के बराबर हो तो वह त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। किस नियम से? तो कोण भुजा कोण के नियम से। हम तीसरा देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है कि भुजा कोण भुजा, मतलब कि एक त्रिभुज के एक कोण तथा दो भुजा दूसरे त्रिभुज के एक कोण तथा दो भुजा के बराबर हो तो वह त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होता है। चौथा कह रहा है कि समकोण समकोण विकर्ण कर्ण तथा भुजा, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा भुजा के बराबर हो तो वह त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में सर्वांगसमता का नियम पढ़ लिया कि त्रिभुज दो त्रिभुज आपस में किस प्रकार सर्वांगसम होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो जब अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा और अपना राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए, जय हिंद।